तो चलिए सीधे इस नई मास्टर क्लास में चलते हैं। आज की इस चर्चा में हम 2026 के एआई एरा में एक स्केलेबल ब्रांड आइडेंटिटी बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। देखिए, आजकल एक सॉलिड ब्रांड बनाना सिर्फ एक अच्छा सा नाम सोच लेने तक सीमित नहीं रह गया है। ये बिल्कुल एक साइंस है, एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजी है। अगर शुरुआत में ही फाउंडेशन एकदम सही बैठ जाए तो एक ब्रांड आगे चलकर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, नामकरण का विकास। दूसरा, स्ट्रैटेजी और ध्वनि प्रतीकवाद। तीसरा, आइडेशन और डिजिटल फिल्टरिंग। चौथा, ट्रेडमार्क सुरक्षा के रूल्स। और आखिर में ब्रांड पैकेजिंग। तो पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ नेमिंग। पिछले कुछ दशकों में ब्रांडिंग का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। सोचिए, प्री इंटरनेट एरा में फोर्ड या टोयोटा जैसे फाउंडर लेड नाम चलते थे, या फिर ऐसे डिस्क्रिप्टिव नाम जिससे सीधा पता चल जाए कि ब्रांड आखिर बेच क्या रहा है। फिर आया .com एरा, जहां बस एक एग्जैक्ट .com डोमेन का मिल जाना ही सबसे बड़ी जीत मानी जाती थी। उसके बाद ऐप एरा में छोटे, कैची और आवाज से प्रभावित करने वाले हैंडल्स का ट्रेंड शुरू हुआ। लेकिन आज 2026 के एआई एरा में, जहां एक सिंगल प्रॉम्प्ट से हजारों नाम एक सेकंड में जनरेट हो जाते हैं, वहां ट्रेडमार्क सैचुरेशन अपने पीक पर है। इसीलिए अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी स्केल और आयरन क्लैड लीगल प्रोटेक्शन बन चुकी है। आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रैटेजी एंड साउंड सिंबलिज्म। किसी भी ब्रांड को शुरू करने से पहले एक लिंग्विस्टिक बकेट यानी भाषाई दायरा चुनना पड़ता है, और हर अप्रोच के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव नामों से क्लैरिटी तो एकदम मिलती है, लेकिन इन्हें ट्रेडमार्क करना सबसे बड़ा लीगल हेडेक होता है। दूसरी तरफ इवोकेटिव नाम एक इमोशनल ब्रिज बनाते हैं, जैसे कि अमेज़न। फिर आते हैं इन्वेंटेड नाम, जैसे गूगल। ये बिल्कुल नए होते हैं, इनकी डिस्टिंक्टिवनेस कमाल की होती है, पर इनमें ब्रांड बिल्डिंग का एफर्ट ज्यादा लगता है। और फाउंडर के नाम पर रखे गए ब्रांड्स एक हेरिटेज जरूर दिखाते हैं, पर उन्हें स्केल होने में लंबा वक्त लगता है। अब यहाँ साउंड सिंबलिज्म एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग लेयर जोड़ती है। कभी ध्यान दिया है कि कुछ खास अक्षर दिमाग पर सबकॉन्शियस लेवल पर कैसा असर डालते हैं? जैसे पी, के और टी जैसे प्लोसिव्स स्ट्रॉन्ग रिकॉल देते हैं, ये दिमाग में छप जाते हैं। जब किसी ब्रांड में वी का इस्तेमाल होता है तो वो वाइब्रेंसी, स्पीड और लाइफ दर्शाता है। और जेड का इस्तेमाल मार्केट में नॉइज और डिसरप्शन सिग्नल करता है। हर एक अक्षर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है जो कस्टमर की परसेप्शन को पूरी तरह शेप करती है। यहाँ दो बहुत ही प्रैक्टिकल टेस्ट्स आते हैं जो हर ब्रांड के लिए जरूरी है, से स्पेल और बरिस्टा या सेल्स कॉल टेस्ट। अगर किसी नाम को सुनकर उसे तुरंत सही से बोला और लिखा ना जा सके तो आगे चलकर कस्टमर सपोर्ट और सेल्स टीम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। ये बिल्कुल छोटी सी रुकावट लगती है, पर फ्यूचर में यही चीज़ बहुत महंगी पड़ती है। और हाँ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी इसमें ऐसी भारी गलतियां की हैं जो सच में हैरान करती हैं। जैसे शेवरोले ने एक कार लॉन्च की जिसका नाम था नोवा। अब उन्हें नहीं पता था कि स्पेनिश में नोवा का मतलब होता है नहीं चलेगी। सोचिए, एक गाड़ी जिसका नाम ही है कि वो नहीं चलेगी। और कोलगेट ने फ्रांस में क्यूपी नाम का टूथपेस्ट निकालना चाहा, जो असल में वहाँ की एक बदनाम मैगजीन का नाम था। ये हाई स्टेक्स एग्जाम्पल्स सिखाते हैं कि क्रॉस कल्चरल ट्रांसलेशन के रिस्क को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। तीसरे हिस्से पर आते हैं, आइडिएशन एंड डिजिटल फिल्टरिंग। अब देखते हैं रैपिड आइडिएशन का वर्कफ्लो काम कैसे करता है। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, नेमलिक्स जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके हजारों आइडियाज जनरेट करना। दूसरा स्टेप, नेम चेक जैसी वेबसाइट्स पर जाकर डोमेन्स और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबिलिटी चेक करना। और तीसरा स्टेप सबसे क्रूशल है, उन नामों को तुरंत रिजेक्ट कर देना जिनका किसी और भाषा या कल्चर में कोई गलत मतलब निकलता हो। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। 2026 की डिजिटल रियलिटी सच में काफी बदल चुकी है। अब एग्जैक्ट .com होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं रहा। .ai या .io जैसे क्रिएटिव डोमेन्स अब पूरी तरह से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुके हैं। लेकिन एक चीज जो आज भी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, वो ये है कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया हैंडल्स एकदम कंसिस्टेंट होने चाहिए। आज के वक्त में ब्रांड डिस्कवरेबिलिटी के लिए ये सबसे बड़ी जरूरत है। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ, नेविगेटिंग ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। इस हाई सैचुरेशन के दौर में किसी ब्रांड नाम की सिर्फ गूगल सर्च करके खुश हो जाना एक बहुत बड़ा लीगल रिस्क है। आईपी इंडिया पब्लिक सर्च और वाइपो जैसे ऑफिशियल ग्लोबल डेटाबेसेस को स्कैन करना एकदम मैंडेटरी है।
इन डेटाबेसेस में क्लियर दिखता है कि क्या कोई ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर्ड है, उस पे किसी का ऑब्जेक्शन है, ऑपोजिशन चल रहा है या फिर वो लीगली अबैंडन्ड हो चुका है। लीगल स्क्रीनिंग का वर्कफ्लो थोड़ा टेक्निकल होता है, पर ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है 45 ट्रेडमार्क क्लासेस में से सही क्लास को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद वर्डमार्क सर्च होता है, जिसमें एग्जैक्ट स्पेलिंग चेक की जाती है। फिर आता है फोनेटिक सर्च, ताकि आवाज़ या प्रोनंसिएशन की समानता पकड़ी जा सके। और आखिर में लोगोस के विजुअल डिज़ाइन को चेक करने के लिए वियना कोड सर्च यूज़ किया जाता है। पता है कई शानदार नाम रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? इसलिए नहीं कि नाम खराब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ बेसिक गलतियां हो गईं, जैसे सिर्फ एग्जैक्ट मैच को ढूंढना और फिनेटिक सिमिलैरिटी को पूरी तरह इग्नोर कर देना, या फिर गलत क्लास चुन लेना, या सबसे बड़ी गलती ये मान लेना कि अगर कोई मार्क अबैंडन्ड है तो वो बिना किसी रिस्क के यूज किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चूकें पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, पैकेजिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। यहाँ देखिए कि कैसे टॉप डिजाइनर्स और एजेंसीज इन ब्रांड आइडेंटिटीज को इफेक्टिवली पैकेज करती हैं। बेस पैकेज में आमतौर पर सिर्फ लोगो, फॉन्ट्स और बिजनेस कार्ड्स जैसे जरूरी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन प्रीमियम पैकेज पूरी तरह से एक अलग लीग में होता है। इसमें वेब डिजाइन, सोशल टेम्पलेट्स, स्ट्रिक्ट ब्रांड गाइडलाइंस और प्राइवेट कंसल्टेशंस शामिल किए जाते हैं। डिलीवरेबल्स और प्राइसिंग को इस तरह स्केल करके इमेंस वैल्यू शोकेस की जाती है। नए क्रिएटिव्स अक्सर यही सोचते हैं कि बिना किसी पास्ट क्लाइंट के शुरुआत कैसे हो। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कॉन्सेप्ट या फिर फेक प्रोजेक्ट्स बनाना। किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे कि इंटीरियर डिजाइन को टारगेट करके एक पूरा प्रीमियम प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। बस इस बात को ओपनली डिस्क्लोज करना होता है कि ये एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है। ऐसा करके क्वालिटी ऑफ वर्क और वीआईपी प्रोसेस बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं, वो भी बिना किसी पहली पेड बुकिंग का वेट किए। हाई टिकट इंटरनेशनल क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड आउटरीच स्ट्रैटेजी का होना जरूरी है। ये अप्रोच शुरू होती है एक ऐसी वेबसाइट से जो सिर्फ दिखने में अच्छी ना हो बल्कि कन्वर्जन्स लाए। फिर लिंक्डइन पर 60-30-10 फ्रेमवर्क फॉलो होता है, यानी 60% एजुकेशनल कंटेंट, 30% एंगेजमेंट और सिर्फ 10% प्रमोशनल पोस्ट्स। और आखिर में हाईली पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स, जिसमें एक फ्री ऑडिट का ऑफर हो, ताकि बिना किसी फ्रिक्शन के नए कनेक्शंस बनाए जा सकें। ये लाइन सच में पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करती है। एक प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन और फ्लॉलेस क्यों ना हो, अगर उसके नाम की वाइब गलत पड़ जाए तो उसकी असली वैल्यू कभी निकल कर नहीं आ सकती। वो हमेशा अंडर वैल्यूड ही रहेगा। यही एक लीगली प्रोटेक्टेड और वेल पैकेज्ड ब्रांड आइडेंटिटी की सबसे बड़ी ताकत है। तो मास्टर क्लास के आखिर में एक सवाल यही रह जाता है, अगर एक शानदार प्रोडक्ट का नाम ही गलत वाइब्रेशन और साउंड कैरी करता है, तो क्या वो कभी सच्ची में ग्लोबल लेवल पर स्केल कर पाएगा? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।